शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। रेस्क्यू 1122 वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मेरे नज़दीक वाहिद महकमा और वाहिद इदारा जिसको मैं वाकई फलाही रियासत की जानिब एक कदम कह सकता हूँ, मान सकता हूँ। आज का प्रोग्राम रेस्क्यू 1122 के उन हीरोज के नाम, उन जवानों के नाम जो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस वजह से कि आम आदमी को महफूज रखा जा सके। तो आज उन्हीं जवानों से आपके हजूर कुछ ऐसी बुनियादी टेक्निक्स पेश करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई डिजास्टर होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक अच्छा शहरी आपने क्या करना है। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होंगी आज और मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपके सामने रखेंगे और मकसद ये होगा कि हम आने वाले कल के लिए अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करें। और ये बताता चलूं कि ये रेस्क्यू 1122 वही है जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पहली दफा टर्की में की और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा जी, डेली जो एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग्स यहाँ पर चल रही होती हैं वो चल रही हैं और मुझे फारूक भाई और मैडम दीबा नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम कैसी हैं? फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम से ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और आप सब टीम को यहाँ खुशामदीद कहते हैं। ये इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी है जहाँ से पाकिस्तान भर के रेस्क्यू और तरबियत हासिल करते हैं। आज आप तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी करेंगे और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। और ये बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान की वही अकेडमी है जहाँ से हर रेस्क्यू ट्रेंड होता है और इस वक्त 24,000 से ज़ायद रेस्क्यूर्स पाकिस्तान भर के यहाँ से तरबियत याफ्ता होकर अपने अपने सूबों में अपने अपने अज़ला में काम कर रहे हैं। इस एकेडमी का एक और बहुत बड़ा एजाज़ है जो जनूबी एशिया में है, वही आप देख रहे होंगे कि जो एकेडमी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम है जिसे पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के नाम से जाना जाता है, वो यूनाइटेड नेशंस इंसराग ज़ैली इदारा है यूनाइटेड नेशंस का, जो इंटरनेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए टीमों को तैयार करता है। रिस्पॉन्स करने के लिए एक मैकेनिज़्म है जिस पर रिस्पॉन्स किया जाता है। 2019 में एकेडमी की ये टीम जो है वो यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड हुई और उसी की बेस पे रिसेंट जो टर्किया का हमने ऑपरेशन किया, हमारा मिशन गया, वो ये टीम गई थी बेसिकली और वहाँ पे जाके बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करके कई कीमती जानों को बचाया। दूसरा, इस एकेडमी का ये एजाज़ भी हासिल है कि पहला जो सार्क चैलेंज है, सार्क कंट्रीज़ जो हैं उसमें जितने भी अगर इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको हमने इनवाइट किया और वो यहाँ पे आए, इमरजेंसी सर्विसेज रिफॉर्म्स भी देखे और उन्होंने कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। तो जहाँ पे नेशनल लेवल पे एक्टिविटीज़ इस एकेडमी में की जाती हैं वहाँ पे इंटरनेशनल जो लिंकेजेस है और उसके लिए भी ये एकेडमी हाजिर है। और ये तमाम इस वक्त ये एकेडमी ताजिकिस्तान, श्रीलंका और सीरिया के लोगों को ट्रेंड भी कर चुकी है और यहाँ से मुस्तफ़ीद भी हो चुकी है। के बाद ये दूसरा इदारा में मुझे लग रहा है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी, कुएं का है हमारा कि यहाँ पे एक कुएं का सिमुलेटर है कि बहुत से ऐसे वाकयात पंजाब में होते हैं जहाँ पे जहरीली गैसों के वाकयात आए दिन रिपोर्ट होते थे और वहाँ से जाके रेस्क्यू करना होता था, या कोई ईद की कुर्बानी के दौरान जब जानवर गिरते हैं ऐसी जगहों पे, खाइयों पे, तो उनकी तरबियत के हवाले से हमारे ज़ुबैर साहब हैं जो इसको हेड करते हैं। जी, हदीका हैं हमारी रेस्क्यूअर और EMT हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, अंडर ट्रेनिंग है। सिचुएशन क्या है इस टाइम? सिचुएशन ये जी कि हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किसी भी डीप वेल के अंदर जब आपने रिस्पांस करना है तो आपने कैसे स्टैंडर्डाइज जो PPE है उसको वियर करना है, क्योंकि किसी भी किस्म के जो खतरात हैं वो आपको गहराई में हो सकते हैं। इसमें मोस्टली गैसेज होती हैं जिनके लिए जो PPE है उसमें SCBA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस का इस्तेमाल किया गया है और साथ स्लज सूट पहना गया ताकि किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन से, ब्रूसिस से बचा जा सके। ठीक है जी। उसके बाद ये जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं इसमें एक ट्राइपॉड का मैकेनिज्म है, एक लैडर का मैकेनिज्म है। जहाँ पर भी सरफेस फ्लैट होगी वहाँ पर हम ट्राइपॉड का मैकेनिज्म यूज़ करेंगे इजीली, और जहाँ हिली एरियाज होते हैं उनमें हम जो है लैडर का मैकेनिज्म जो है वो यूज़ कर लेते हैं। दोनों के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रोप की मदद से हम रेस्क्यूअर को अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो उसकी करवाते हैं। और ये सेफ एंड सिक्योर होती है? जी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होती है। स्टार्ट फिर? जी बिल्कुल। Release the rope. Rescuer, are you okay? Rescuer, release the rope. Release the rope. अच्छा जी, रेस्क्यूअर जो है इस टाइम पे वेल में एंटर हो गए एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। 5 feet left. Release the rope slowly.
Release the rope slowly. Release the rope slowly. Release the rope slowly. Rescuer arrived. रेस्क्यूअर जी नीचे Rescuers change the बेस में position. पहुंच गई हैं इस वक्त। In the rope. अच्छा, ये अभी जो रेस्क्यूअर आ रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन में बेसिकली एक पेशेंट है Tension the rope. जो खातून रेस्क्यूअर अंदर गई थी, उन्होंने इस पेशेंट को Tension the rope. लैडर प्रोसीजर के तहत बाहर निकलवा रहे हैं और ये पूरी एक टीम एफर्ट Tension अपनी the rope. पुट कर रही है और ये डेमोन्स्ट्रेशन है जो आपके सामने रख रहे हैं और मेरे ख्याल EMT, से are you ready? 3 से 4 मिनट में ये वाइंड अप हो जाएगा। EMT, 3 are से you 4 ready? मिनट में ये पेशेंट जो Receive वेल the में गिरा victim. था वो सिक्योरली बाहर निकल आएगा और उसके बाद वो खातून भी रेस्क्यूअर आ जाएंगी बाहर। चलें जी, जो Rescuers, विक्टिम था, जो पेशेंट release था, the जो rope. वेल में था, वो बाहर आ चुका हुआ है। अब रेस्क्यूअर बाहर आएंगे। बहुत सारे ऐसे ईद के दिनों में बहुत सारे गांव के अंदर ऐसे वेल बने हुए हैं, वहाँ पे एनिमल नीचे गिर जाते हैं। Exactly. तो फिर होता यही है कि रेस्क्यूर इसी मेथड को अपनाते हैं, नीचे जाते हैं, उनको टाई अप करते हैं और हमारे वहाँ पे ऐसी व्हीकल मौजूद हैं जो उनको बाहर ड्रैग कर लेते हैं, नहीं तो ट्राईपोड लगा लिया जाता है। तो इसी मेथड से ये जो यहाँ से सीख के जाते हैं वेरी गुड। ग्राउंड के अंदर लोगों की खिदमत करते हैं और वहां पर उसको अप्लाई करते हैं। फाइनली जी, रेस्क्यूअर जो है वो बाहर आ गई हैं और ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो रहा है और अब आगे मूव करेंगे, दूसरे डेमोन्स्ट्रेशंस आपके सामने रखेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये सामने आपको एक विक्टिम नजर आ रहा है और ये फ्लड सिचुएशन है यहाँ पर एकेडमी में। मैडम, ये विक्टिम को लेने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ये एक सिमुलेटर इस तरह पे जहाँ पे बोटिंग का, जहाँ पे लाइफ बॉय का इस्तेमाल, किस तरह से एक विक्टिम को फ्लड से निकालना है और उसको सेफ एरिया में लेके जाना है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। पाकिस्तान भर के रेस्क्यूअर जो जहाँ से तरबियत हासिल करते हैं उनको इन तमाम मराहल से गुजारा जाता है ताकि जिस वक्त फ्लड आए उसमें वो अच्छी तरह से लोगों की मदद कर सके। और हालिया फ्लड जो पंजाब, साउथ पंजाब में और इवन सिंध में भी जाके हमारे रेस्क्यूअर ने सपोर्ट किया और 1 लाख से ज़ायद लोगों को वहाँ पर सेफली एवैक्यूएट किया। हमने तो इसको वहां पर विटनेस भी किया था। Yes. नाज़रीन, लाहौर पूछता है टीम पहली टीम थी जो वहां पर मौजूद थी फ्लड, जैसे फ्लड ने हिट किया था। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, रेस्क्यू 1122 वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड द लास्ट डिपार्टमेंट। आगाज में भी यही मौजूद थे और खत्म होने तक यही लोग मौजूद थे। हाईली अप्रिशिएटेड जी। आगे मूव करते हैं, ये सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थी, आपके सामने रखी है। आगे कहाँ जा रहे हैं जी? फायर के स्टॉल पे। अच्छा जी। अच्छा, 25-26 केसेस लाहौर में रोजाना सर 25-26 तो लाहौर में होते हैं, लेकिन ये 2 लाख के करीब इमरजेंसी इस वक्त तक पंजाब भर में डील कर चुके हैं और 200 अरब रुपए के नुकसानात बर वक्त फायर फाइटिंग और प्रोफेशनल फायर फाइटिंग से बचाया जा चुका है। उसकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे होती है। अच्छा। और इसमें फायर फाइटिंग है, हाई राइज बिल्डिंग से किस तरह करनी है, गाड़ियों की अच्छा, हमारे पास ना हाई राइज बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ जी। कि हमारे यहाँ बगैर नक्शे के बिल्डिंग्स बन जाती हैं, फिर उनमें वाटर हाइड्रेंट्स नहीं होते, फायर फाइटिंग का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता और वो रेस्क्यू 1122 के लिए एक बड़ी अजाब पैदा हो जाता है। जी, उसके हवाले से भी कम्युनिटी बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट अभी पास हुआ, उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका हुआ है उसके रूल्स जो रेगुलेशंस जो हैं नोटिफाई हो चुके हैं। अब 50 फीट एंड अबव में फायर सेफ्टी को मैंडेटरी करार दिया है और रेस्क्यू वाले खुद उनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे और चेक भी करेंगे। और अच्छा, रेस्क्यू 1122 खुद हाँ उसको चेक जी, करेगा। जो अल्लाह last- करे कि इसके बाद चीजें ठीक हो जाएं। क्योंकि जो सफरर्स हैं ना वो रिस्पॉन्डर्स हैं और वो फायर फाइटर्स हैं, हमारे लोग हैं। हम जाके जब काम करते हैं तो इल्ज़ाम भी हम पे आता है कि ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। वो जो बिल्डिंग का अपना काम है वो भी शिफ्ट हो जाता है रेस्क्यू पे। इसलिए जो पिछले गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा कदम लिया वो ये है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो चेक करते हैं वो उसको उस अंदाज से, क्योंकि उनकी वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ फायर सेफ्टी के हवाले से नहीं है। तो अभी ये आप देखेंगे एक डेमोन्स्ट्रेशन, अब ये ना जो फायर फाइटर ट्रेनिंग लेते हैं एकेडमी में, ये फायर फाइटर की एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे वो ड्रिल करते हैं डेली आके। ये उनका टर्न आउट गियर है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के। ये होस पाइप है जो 100 फीट इसकी लेंथ है। ये गाड़ी के साथ कनेक्ट होके तो फिर इसमें फोम या पानी जिससे भी आपने फायर फाइटिंग करनी है वो दोनों चीज़ें गाड़ी में अवेलेबल होती हैं और फिर वो जिस जगह पे फायर लगी होती है वहाँ तक पहुँचते हैं। ये फायर फाइटर यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। इसका जब पानी आता है इस पाइप पे तो एक इसका पूरा जर्क होती है बाकायदा इस होस पाइप पे, जब हमने भी ट्रेनिंग की थ्रस्ट है इसकी बहुत हाँ जी। शदीद किस्म तो की इसलिए ये बडी में ये करते हैं, 2 आगे होते हैं एक पीछे, फिर वो साइन होते हैं। अगर आप नहीं भी शोर में सुन सकते तो ये जो फायर फाइटर का साइन होता है उसे पता गाड़ी ऑन करनी है इस ठीक है। वक्त, तो वो फिर आगे उसको टारगेट को देख के तो वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। ठीक है। प्रेशर अप का भी ये साइन वो दे रहे हैं, प्रेशर अप अगर नहीं अच्छा, भी आवाज आ रही शोर है ज्यादा भी है तो उनके पास अपना वो जो साइन है वो उसके जरिए वो फायर फाइटिंग कर अच्छा, रहे हैं। इसमें फोम और वाटर मिक्स हाँ, है क्या? मिक्स किया हुआ है, Mix फोम किया और हुआ वाटर
मिक्स किया हुआ है, क्योंकि यूजुअली लोग जो हैं पानी के साथ, सिर्फ पानी एक बेस्ट एजेंट है फायर फाइटिंग का, लेकिन जितनी भी पेट्रोकेमिकल की फायर्स होती हैं उसमें फोम लाजमी होता है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में जो फायर फाइटर होता है ना, उसको बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। रेस्क्यू की ट्रेनिंग के से पहले तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जब पहले लड़के शहीद हुए थे गक्कड़ प्लाजा में, 13 फायर फाइटर शहीद हुए थे उस वक्त, वो 3-4 मुख्तलिफ इदारों से थे। ये आप अगर दिखा सकें तो ये मोटर बाइक पे आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे, ये वो मोटर बाइक है जो 4 मिनट उस रिस्पॉन्स टाइम के साथ पूरे पंजाब में इस वक्त सर्विसेज दे रहा है और 12 लाख से ज़्यादा लोगों को एमरजेंसीज को डील कर चुका है। फीमेल्स भी हमारी आती हैं जिनको अभी साइकिल चलाना भी नहीं आती, तो इनिशियली खातून है, वो खातून को वो देखें, उसको सबसे पहले हम साइकिल पे लगाते हैं। जब वो साइकिल चलाना सीख जाती है तो उसे नॉर्मल बाइक पे, अगर वो दिखा सके तो वो बाइक पे जो है, ठीक है, जब उस बाइक पे कर लेती है तो फिर क्योंकि इस बाइक के अंदर पीछे पैरामेडिक स्टाफ के लिए पूरा एक किट है जिसमें बुनियादी फर्स्ट एड की चीजें होती हैं। जब इस पे भी चलाना शुरू करते हैं, फिर वो आप देखें तो प्लैंक्स, मुख्तलिफ हर्डल्स हैं जिसके ऊपर उनकी बाकायदा तरबियत की जाती है कि उन्होंने तंग गलियों में और ऐसी खाइयों में या जिसमें जगह पे जाके अगर मदद करनी है तो कैसे वो मदद करेंगे। अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं जी? आगे अभी आपने पहले देखा फायर फाइटिंग, लेकिन फायर फाइटर बनने के लिए ना बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है। आपको धुएं में जाना है, आपको हाई रेंज बिल्डिंग में जाना है, और ये जो सूट है इटसेल्फ ये एक बहुत ज्यादा गर्म होता है। और फिर आपने कैसे, तो उसके लिए हमने ये एक जो सिमुलेटर बनाया हुआ है, यहाँ पे बर्न हाउस है, यहाँ पे आप स्मोक निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक जैसे प्लाजा बनता है ना कोई 3-4 स्टोरी, तो वहाँ से आपको लोगों को निकालना होता है, उसी फॉर्मेट पे ये सिमुलेटर बना हुआ है। जब भी कहीं आग लगती है, वहाँ पर सबसे बड़ा, हमने एलडीए प्लाजा में आग लगी देखी, वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, इवन वहाँ से हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया गया, वहाँ धुआं बहुत बड़ा मसला था, पूरे बिल्डिंग में धुआं भर जाता है और सांस बंद होता है, रेस्क्यूअर के लिए भी वो बड़ा मसला होता है। तो उसी के लिए ये इन्होंने फायर टर्नआउट गियर पूरा पहना हुआ है, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहन के पूरा अपने आप को कवर करके आपने स्मोक रूम एंट्री करनी होती है। वो देखें कि आप वो इस वक्त चेक कर रहे हैं, पहले उसका टेम्परेचर अपने उससे, उसके बाद वो अपने एक्स को यूज़ करते हुए किस तरह से डोर को ओपन करेंगे साइड से, ताकि थोड़ी बहुत बाहर आए और उनको अंदाज़ा हो कि वो एंट्री जब करें तो किस रो से। फिर वॉल टू वॉल सर्च मेथड के जरिए वो वहाँ पे जाएंगे और अंदर से लोगों को निकाल जो पहला बस्ट है, हाँ, उसको उन्होंने निकलने दिया। इस तरह बेसमेंट में ये क्रू जा रहा है और ऊपर जो सर्च करने के लिए दूसरा क्रू जा रहा है, और इसमें हम लोग, और ये दोनों ने एक दूसरे के शोल्डर पर हाथ रखे, एक बंदे ने दूसरे के शोल्डर, दूसरे की सपोर्ट के लिए भी बहुत जरूरी होता है, धुएं में नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो। टीम बी जा रही है जी? हाँ, ये टीम बी जा रही है। क्या काम है? ये टीम भी जाके सर्च करेगी, और ये पीछे रोप के साथ इसलिए जा रही है कि हो सकता है बहुत ज्यादा स्मोक है, तो पीछे सिग्नल ये रोप से खींच के वो ये पता चल सके, और वो उसके आगे मेरे ख्याल से वो मूवमेंट होगी और वो बताएंगे। तो अभी वो अंदर सर्च कंडक्ट कर रहे हैं, अगर विंडोज वगैरह हैं तो वहाँ से फायर के साइंस होते हैं कि हम यहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच गए, हमने कंडक्ट कर लिया। जब ये कंप्लीट ट्रेनिंग एक बंदा कर लेता है तो वो जब, अब ये देखिए ये पेशेंट आ गया, टीम वापस आ गई और वो पेशेंट लेकर आ रहे हैं। ये उन्होंने बता दिया, इस फ्लोर को सर्च कर लिया, वहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे नीचे वाले में से ये लेकर आ गए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग्स आपको दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस आपको दिखा रहे हैं, और उसकी एक वजह है कि रमज़ानुल मुबारक है और वी जस्ट वांट कि अपने हीरोज़ को अप्रिशिएट किया जाए। पूरी दुनिया में अपने रेस्क्यूअर्स को, अपने फायर फाइटर्स को हीरो माना जाता है। तो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि हम भी जो हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, रोज़ाना लड़ रहे होते हैं, उनको अपने हीरो के तौर पर माने। ये 100 फीट ऊंची बिल्डिंग है। मैडम दीबा हमारे साथ मौजूद है। दीबा साहब, ये 100 फीट ऊंची बिल्डिंग है जी, ये 100 फुट ऊंचा टावर है। टेलिंग की जी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होने लगी है और एक डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, और उसमें पेशेंट जो है, जो नहीं मूव कर सकता, उसको किस तरीके से नीचे लाया जाएगा, ये अब देखें जी। ये दूसरी डेमोन्स्ट्रेशन है रिपेलिंग की। वो इसको देखते हैं, और ये आपके लिए झंडा भी लेके आ रहा है, पाकिस्तान का झंडा हम अपने मेहमानों को पेश करते हैं। अरे माशाल्लाह, आई एम रियली ऑनर्ड सर। सर थैंक यू वेरी मच, बाइज्जत रहें, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेस्क्यू 1122 पाइंदाबाद जी। आप ये देखेंगे, ये जो 3 स्टोरी आपके पास 4 स्टोरी टावर नजर आ रहा है, ये एक इंटरनेशनल मॉडल पे हमने सिमुलेटर बनाया है। इसका पर्पस ये है कि एक फायर फाइटर अपने पूरे गियर के साथ यहाँ पे होस पाइप लेके 2 लोग साथ मूव करेंगे और ये कंपटीशन हो रहा होगा। ये सिमुलेटर जो आप देख रहे हैं, ये है जो भी बंदा आता है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ खौफ होते हैं, जैसे बुलंदी से गिरने का खौफ, जैसे पानी में जाने का खौफ, जैसे आग से लड़ने का खौफ, जैसे कन्फाइंड
स्पेस में जाने का, तो यहाँ पे पानी से जिसको खौफ होता है ना, उसको लाजमी जाना पड़ता है। इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है जी? इसकी मैक्सिमम 18 फीट है और इसके अंदर 3 वेल भी बने हुए हैं, अगर आप देख सकें, जहाँ पे हम स्कूबा डाइविंग के इसके जरिए चीजें सिखाते हैं कि अगर अंदर से विक्टिम को लाना पड़े। 12 फीट पहले आप जाएंगे वेल में एंटर होने से पहले, और वेल कितना है? 6 फीट और है, वो नीचे डीप वेल में जाएगा, वहाँ से हमने सिनेरियो डिजाइन किया हुआ है कि विक्टिम को इवैक्यूएट करेगा वहाँ से। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं। क्या होगा जी? CPR करेंगे, ठीक है। ड्राउनिंग के विक्टिम को। बेबी क्या हुआ आपको? बेबी माय पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, चेक एयरवे इज क्लियर, चेक ब्रीदिंग। 1001 1002 1000। ये पहली दफा भी आते हैं ना, तो इनको बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने कभी नालों में भी नहीं उतरे होते, वरना बहुत से लोग जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वो करके आते हैं, तो उनको भी लाजमी यहाँ फेंका जाता है लाइफ जैकेट के जरिए, ताकि उनका खौफ दूर हो। फिर उनको 1-2 लैप्स करने के बाद, 1-2 दिन के बाद उनको फिर इस तरह से स्विमिंग की बेसिक वापस फिर आ जाती है। हाँ, फिर उनको हटा दिया जाता है और उनको कहते हैं कि आप स्विमिंग करें, ताकि आपके शोल्डर के मसल्स बने, आप प्रॉपरली स्विम कर सके। और किसी जगह पे क्या है जी? इसमें देखें कि मलबे आप जब जलजला देखते हैं तो उसमें स्पेस बनानी होती है, कोई ऐसी जगह मिलती है विक्टिम निकालना, तो ये स्प्रेडर है। करेंगे इसको? हाँ, ये लिफ्ट करेंगे, स्प्रेडर है और इसके अंदर से विक्टिम को निकालना है। आगे कटिंग इक्विपमेंट है जी? ये बार्स की कटिंग, आयरन बार की कटिंग के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। और इसके साथ अगर आपने किसी जगह पे इंस्पेक्शन होल बना के एंट्री करनी है तो वो ये चिपर इस्तेमाल होता है। मलबे में से आपने कहीं स्पेस बनानी है, इतने से टनल्स, वॉइड्स वगैरह बनी होती हैं। और वहाँ पर तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा वहाँ पे थी। अपार्टमेंट्स थे, 10 स्टोरीज गिरे हुए थे, जहाँ से एक जगह से हमने 3 बच्चे निकाले, एक जगह से हमने 2 लोग निकाले। तो ये सारा वो इक्विपमेंट है, जो भी हमारा रेस्क्यू ट्रेंड होता है। इट लुक्स लाइक अ ब्लोअर। हाँ जी, वो एग्जॉस्ट करता है वहाँ पे ऐसी जगह अंदर किसी डस्ट वगैरह अंदर आपने काम करना है तो ये हम लगा के तो बाहर की तरफ फेंकते हैं और इस तरह से ये करके इसका ठीक हो गया। ये हमारी रेस्क्यू व्हीकल है जिसके अंदर चीज़ें होती हैं और ये लेकर जाते हैं। इस वक्त आप सामने इन्फ्लेटर देख रहे हैं, ये मलबे को ये देखें इस एयर से ट्रीट करेंगे और मलबा ऊपर जाएगा। ठीक है। ये 90 टन से ज़्यादा का वजन उठा लेता है। वेरी गुड। तो ये वो चीज़ें हैं वो पूरी इस बिल्डिंग की तरह 3 फ्लोर लिफ्ट कर रही है। यस, ये वो चीज़ें जो कि बहुत हेल्प आउट करती हैं, ख़ास करके क्लैब स्ट्रक्चर में। 2005 का ज़लज़ला आपको याद हो तो हम इंटरनेशनल टीम का वेट कर रहे थे कि आके सर्च करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी टीम के पास वो लोकेटर भी मौजूद है सर्च का। ये भी एक लोकेटर है, इसके अंदर आप कैमरे में विक्टिम की पोजीशन भी देख सकते हैं, आप उससे बात भी कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विक्टिम नजर आ रहा है जो इस वक्त इस बिल्डिंग के नीचे मौजूद है कहीं पर। सबसे पहले डेंजर देखें, आपके लिए विक्टिम के लिए डेंजर तो नहीं है, हो सकता है नंगी तारे या कुछ हो, तब आपने सेफ मकाम पे पहले ड्रैग करना है, उधर ही डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करना। उसके बाद आप रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस चेक करने के लिए हेलो भाई साहब क्या हुआ है, करीब होके बात कर ले, दोनों कानों के करीब, या उसको देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, पल्स देख लिया आपने 10 सेकंड के लिए। इसका तरीका कि घड़ी पे भी 10 सेकंड देख सकते हो, 1001, 1002, 1003, 1004, ये 1 सेकंड ही बनता है, तो 10 सेकंड, इट शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकंड एंड नॉट लेस देन 5 सेकंड। तो 5 से 10 सेकंड के दरमियान आपने पल्स चेक के लिए, नो रिस्पॉन्स, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे हाथ रखेंगे और आपने 2.5 इंच दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह करते हुए आप 100 से 110 मरतबा करेंगे तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। ओके, फिर आप चेक करेंगे पेशेंट को। चीज़ें मेरे ख्याल से हर शहरी को आनी चाहिए, हर शख्स को आनी चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में जितनी देर में रेस्क्यूअर्स आपके पास पहुंच रहे हैं उतनी देर में आप किसी भी अपने प्यारे को, किसी भी आम आदमी को सिक्योर जरूर कर सके, और उसके बाद ऑब्वियसली ट्रेंड लोग होंगे तो वो चीजों को बेहतर तरीके से लेकर आगे चल सके। ये नाइफ किसी के लग गई है मिसाल के तौर पर तो उसको खींच के हरगिज़ नहीं निकालनी होती, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब आप इस तरह का कोई भी आयरन बार, तेज धार आला चीज़ निकालते हैं तो वहाँ एक फुवारे की सूरत में ब्लड बाहर आएगा, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में होती है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो पेशेंट फिर बेहोशी की तरफ जाएगा, उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग ये है नाज़रीन, ये मेरे इल्म में इजाफा हुआ है, आई होप कि आपको भी फायदा होगा, कि अगर किसी को कुछ लग जाता है, कोई शार्प वेपन लग जाता है, कोई घरेलू छुरी लग जाती है जो अंदर रह जाती है, या कोई भी ऐसी चीज, कोई सरिया लग जाता है, आपने उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी, आपने एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटलाइज करवाना। अच्छा नाज़रीन, अब हम पहुंचे जी लाहौर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर।
ये वो मकाम है जहां पर लाहौर में से आने वाली तमाम कॉल्स लैंड होती हैं, यानी 1122। और आपको ये भी बात बताऊं कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये जो 1122 नंबर है ये एक लाइफ सेविंग नंबर है। कभी बिल्कुल भी ठीक कोई है। छोटा बच्चा, कोई हमारी बहन, कोई बेटी, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लैंड होने वाली जो अनवांटेड कॉल है उनमें 55% रेशो हमारी बहनों और हमारी बेटियों की है। अच्छा जी, जी बिल्कुल। ये फेक कॉल्स हैं या अनवांटेड कॉल्स है। फेक कॉल हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी रिस्पॉन्ड कर देती है, लेकिन ये कॉल एजेंट इतने ट्रेंड है जो उनसे गुफ्तगू करते हैं, इन्हें ऑलमोस्ट पता चल जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि फेक कॉल पे कोई गाड़ी मूव करे, लेकिन अनवांटेड कॉल इस नंबर को बिजी रखते हैं। एग्जैक्टली। और हो सकता है किसी को रियल इमरजेंसी हो और वो अनवांटेड कॉल इनको बिजी करे और वहाँ पे इमरजेंसी। फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी कीमती बात की है। तो मैं ये चाहूँगा कि कैमरा पैन किया जाए, नाज़रीन एक लम्हे के लिए देखें। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये आपके लिए बैठे हुए हैं, और इनकी यहाँ मौजूदगी का मतलब ये है कि ये आपको सर्व करने के लिए। लेकिन अगर आप इनको किसी गैर ज़रूरी कॉल में मसरूफ़ कर देंगे तो यकीन माने कोई ऐसा शख्स सफ़र ज़रूर हो जाता है जिसको इनकी सबसे ज़्यादा उस लम्हे ज़रूरत थी। तो इट इज़ नॉट अ जोक। 1122 आपके फ़ोन से डायल होना मजाक नहीं है। आपने उसको डायल किया, गैर ज़रूरी तौर पर किया, तो यकीन माने वही लम्हा था जब आपने किसी को नुकसान पहुंचाया। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम एक स्नाकल के पास खड़े हुए हैं। स्नाकल बेसिकली एक इक्विपमेंट है रेस्क्यू का जो हाई राइज बिल्डिंग से लोगों को इवैक्यूएट करने, आग बुझाने, वहां पर मुआवनत पहुंचाने के काम आता है। मुख्तलिफ स्नाकल्स हैं, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, रावलपिंडी में। सर, इस नाकल की हाइट क्या है, कहाँ तक जा सकती है? इस नारकल की हाइट 70 मीटर है। ओके। और अभी जो पार्किंग में खड़ी है बिल्कुल हमारे बैक साइड पे, उसकी 104 मीटर है। ओके। और ये मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इमरजेंसी में, फायर की इमरजेंसी में हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर हमने एक्सेस कैसे करनी है, और इस एक्सेस के साथ साथ अगर वहाँ पे लोगों को उतारना पड़ जाए, ठीक है, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ जाए और फायर फाइटिंग करनी पड़े। देयर वाज अ टाइम के लोग बिल्डिंग से छलांग लगानी पड़ जाती थी उनको। वो हमने विटनेस किया, मैंने एलडीए टावर पर भी देखा। देखिए, मैं बीइंग रेस्क्यूअर इस फोरम से ये कहूँगा कि अगर जैसी बड़ी इमरजेंसी हो, आपने किसी इमरजेंसी में किसी बिल्डिंग से छलांग नहीं लगानी। नाकल इस वक्त ऊपर जा रही है। और नॉर्मली कितना टाइम लेती है ये अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने? हम अभी इसको विटनेस कर लेंगे। ठीक हो, अभी हम इसको विटनेस कर लेंगे और हम 100% श्योर कि ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगी। ये कितनी सिक्योर है? देखिए, इसको दुनिया की बेहतरीन कंपनीज ने रिसर्च के बाद बनाया है, और ये इस वक्त दुनिया की बेहतरीन जो अवेलेबल स्नॉर्कल थी उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और इस वक्त हम लाहौर में ही मौजूद हैं। आपको देखकर ऐसे लग रहा होगा कि हम किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं, शायद कोई एडवेंचर करने आए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लाहौर में मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 हेड ऑफिस में मौजूद है, हेडक्वार्टर में। और यहाँ पर उनका स्नाकल जो है उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम के गर्ज से हम यहाँ पर आए थे, तो आई जस्ट वांट कि मैं आपके सामने भी रख दूँ। सर, थोड़ा रहनुमाई फरमाइएगा। ये स्नाकल माजी में हमारे पास माजी बैद में तो नहीं थी, लेकिन अभी इसको देखने के बाद मुझे ये खुशी ज़रूर हुई है कि खुदा न खास्ता कहीं पर ऐसी आग लग जाती है। मैं अपने दाएं बाएं जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, ये स्नाकल उनको मीट कर रही है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ उनको मीट कर रही है बल्कि मोस्टली बिल्डिंग्स के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं, मोस्टली बिल्डिंग के अंदर। और उन एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि खुदा ना करे अगर वहाँ पे डिज़ास्टर हो जाए तो वहाँ पे स्पेस कितनी है स्नार्कल को प्लेस करने के लिए। और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो लोग अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाएं और उनको स्नार्कल की जरूरत ही ना पड़े, उनको स्नार्कल की जरूरत ना पड़े, उनका इंटरनल सेफ्टी सिस्टम अच्छा हो। अहम तरीन बात यह है कि जब किसी जगह पे फायर केस हो जाए तो मुझे उन लोगों को कहना है जो रोड के ऊपर हैं, जब वो हूटर सुने और स्नार्कल को रोड के ऊपर देखें तो ये जान लें कि इमरजेंसी बड़ी है। अब उन सब लोगों ने रोड पे रास्ता दे के उस इमरजेंसी में सेवियर बनना है और लोगों की मदद करनी है। ये बहुत कीमती बात है और मैं इसी हाइट से ये बात आपके सामने रखना चाह रहा था कि भाई कहते हैं जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई। ये जिसके तन पे लग रही होती है ना, उसको पूछें जब रास्ता नहीं मिल रहा होता तो क्या हो रहा है। हम लोगों को अल्लाह ने अगर अपनी पनाह में रखा हुआ तो हमें दूसरों के लिए आसानी करनी है। सो दो चीज़ें इंतहाई कीमती बात है कि 1122 का नंबर जो है ये आपकी ज़िंदगी का नंबर है। इसके साथ
1 मिनट या 30 सेकंड भी इसको बिजी रखना किसी की जिंदगी तबाह करने के मुतरादिफ है। और इसी तरीके से 30 सेकंड के लिए भी किसी एम्बुलेंस को अपने पीछे रोके रखना किसी की जिंदगी से खेलने के लिए मुतरादिफ है। दोनों हरकतें करते वक्त ये जरूर सोचिएगा कि एम्बुलेंस में आपके अब्बा हैं या ये स्नार्कल या गाड़ी जिसको बचाने जा रही है वो आपकी अम्मा है या आपका भाई है या आपका बच्चा है। आप, मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी एम्बुलेंस का रास्ता रोकेंगे या किसी रेस्क्यू की गाड़ी को रोड पर स्लो डाउन कर होने पर मजबूर करेंगे। नज़ीम, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज का लाहौर पूछता है रेस्क्यू 1122 के नाम है और मैं ऑनेस्टली जो मैंने रिसेंट फ्लड में देखा मुझे एक इदारा सबसे आगे नजर आया, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी जानिब जो टर्की में ऑपरेशन किया गया ये आई यूज टू कंसिडर इट कि ये पाकिस्तान के लिए एक प्राइड की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कहीं पर भी किसी भी डिजास्टर में सर्व करने के लिए तैयार है। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि ये डीजी हैं रेस्क्यू 1122 के, मैं कहता हूँ ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ रेस्क्यू 1122। सर, वी आर रियली ऑनर्ड सबसे पहले कि आपने एक तवील स्ट्रगल के बाद इसी सिस्टम में से इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ी करके दी है। फ्लड में हमने बहुत सारा काम देखा। पहला इंटरनेशनल मिशन रेस्क्यू 1122 का जो कि आपने टर्की में काम किया, कैसा था? तवक्को थी कि इतना अच्छा डिलीवर कर पाएंगे? अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो ये हम काम कर सके, वरना जब ये सफ़र का आगाज़ किया था 91 में, जब पहली स्टडी की थी तो 95% चांस ये थे कि हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। अच्छा जी। और इमरजेंसी सर्विसेज आप खुद सोचें, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती थी तो किसने आना था? कौन सा नंबर था जो डायल करते हैं? कौन से ट्रेंड लोग थे? वो हमारे जो कुछ महकमे थे भी, वो क्या हालात थे? बल्दिया की फायर सर्विस थी, उसके क्या हालात थे? एम्बुलेंस सर्विस थी नहीं। और मजे की चीज़, एम्बुलेंस को कोई रास्ता नहीं देता था, इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा जाता और था। नहीं, एम्बुलेंस को रास्ता कोई नहीं देता था। लेकिन जब उसी शख्स की डेथ हो जाती थी तो उसके लिए सारी ट्रैफिक रुक जाती थी। तो मैं सोचता था ये किस तरह की कौम है। जब वो बंदा जिंदा था ना उसको कॉल आई, ना उसको कोई बचाने वाला था। लोग हाथ लगाते हुए डरते थे कि मेडिको लीगल केस बन जाएगा। और जब उसकी डेथ हो गई, अब उसके लिए सारी ट्रैफिक रुक गई। ये किस तरह की हम कौम है। अच्छा, जब बात करनी कि जी हमें इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए, तो हर किसी ने कह रहा डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है, वापस आ जाए पाकिस्तान की बात करें। अब ये पाकिस्तान नहीं है, ये प्रॉन्सर यहाँ से नहीं हो सकता। तो हमने 14 एम्बुलेंसेज से आगाज़ किया 2004 में लाहौर शहर से, और हर किसी ने ये कहा ये फेल हो जाएगा, ये चल ही नहीं सकता। आज वहाँ से एम्बुलेंस ने, सर्विस ने हमारी बर्डवुड रोड के कमरे से, एक कमरे से बर्डवुड कमरे, वो भी किन हालात में ना ट्रेनिंग सेंटर था। जब 200 लोग आ गए तो हमने किस तरह से किसी से जगह ली, किस तरह ट्रेनिंग का आगाज़ किया। यानी मैं आज सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि वहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हुए आज हम अक़वाम मुत्तहिदा की पहली सर्टिफाइड टीम है जनूबी एशिया के अंदर, माशाअल्लाह। और आज उसी की बदौलत हमने तुर्की भी जो रिस्पॉन्ड किया। वेरी सो आप वो सफ़र देखें जहाँ पे हर कोई ये कहता था नामुमकिन बात है। अल्लाह का शुक्र आना सिर्फ मुमकिन हुआ यूएन सर्टिफिकेशन लेना जनूबी साउथ एशिया के अंदर। दिस वाज द बिगेस्ट ऑनर फॉर पाकिस्तान एज वेल। एग्जैक्टली, नो डाउट। की क्या थी इस सारे मामले में, इस सारी सक्सेस में? सिस्टम तो यही है, हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है नॉर्मली जो ऑफ कैमरा डिस्कशन होती है उसमें बड़ी डीमोटिवेटेड नजर आती है और सिंपली ये कह रहे थे नहीं जी नहीं पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता जी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। हालांकि हम इसी सिस्टम से हैं, इसको हम नहीं बेहतर कर रहे हैं। की सक्सेस की क्या थी? पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, जितना बड़ा हमारे पास यूथ है। सो इसी चीज़ को, और हमने जब ये सारा सिस्टम करना था, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस एंड इट वाज अ परसिस्टेंट स्ट्रगल। यानी आपको सबसे पहले विजन चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि मैंने क्या करना है, किस तरह करना है। अगर आपको वो आइडिया नहीं है, विजन आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, रश बना लेंगे बस। आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, ये फिर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसमें मेरा एक शौक, जुनून समझ लें कि जहाँ मैं पहले शुरू करने से पहले ही जहाँ मैं ट्रैवल करता था, क्योंकि जब 91 में मैंने ये देखा तो मैं हर मुल्क का निज़ाम स्टडी करता था, तो ये मेरे लिए एक शौक, पैशन बन चुका था। और एज अ सोशल वर्क मैं इसको करता था। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे फुल टाइम आके जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और उसको चलाना जो है। और कहाँ से हमने शुरू किया, तो विजन आपको सबसे पहले चाहिए, फिर आपको सेक्रीफाइस। मसलन उस वक्त जिस वक्त मैंने ये शुरू करना था, तो अच्छी बड़ी मेरी प्रैक्टिस, दुनिया के बेहतरीन सेंटर में मैंने काम किया हुआ था, जो गुरु समझा जाता है फॉर सर्जरी, नी सर्जरी वगैरह, उसके साथ मैंने काम किया था। एंड आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल
वो सारा कुछ मुझे छोड़ना पड़ा। करियर को गिव अप एग्जैक्टली स्विच करना पड़ा आपको। यस, और उसमें कोई बंदा नहीं, और मेरी फैमिली एवरीबॉडी वाज अपसेट कि यार क्या कर रहे हो, तो हाँ ठीक है, आउटकम क्या है ये बनना भी नहीं, सिस्टम भी नहीं बनना, आपने वो भी छोड़ दी, सब कुछ ये भी छोड़ दिया, करियर भी, और ये आगे नहीं होना। ये तो अल्लाह का है करम के ये सिस्टम बन भी गया, और उसके बाद आज हमने सर्टिफिकेशन भी ली, वी आर द लीडिंग सर्विस ऑफ साउथ एशिया। बट अगर ना होता तो सबने, और 2002 के हमने कौमी रिफॉर्म्स कराए थे वजारत दाखिला में, अगर वो इम्प्लीमेंट हुए थे, हम सिविल डिफेंस को रिफॉर्म कर रहे थे और उनको सिल्वर प्लेटर पे हम रख के दे रहे थे कि जो चीज़ें चाहिए, जो वसाइल चाहिए हम देते हैं, करो। और अगर वो कर लेते तो शायद 2005 के सिलसिले में आधे लोग बच जाते। तो उन्होंने तब भी कहा, देखा ना, शौक पूरा कर लिया, पागल हो, ये नहीं शुरू हो सकता, ये नहीं बन सकता यहाँ पर। 2004 में फिर 14 एम्बुलेंसेज से शुरू किया, आज इमरजेंसी एम्बुलेंस, रेस्क्यू, मैं वो मोमेंट समझना चाहूंगा, एनिमल रेस्क्यू, और उसके बाद मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस को भी कहते थे चलेगा नहीं, आज मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस ने लोग हंस रहे थे जब आपने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस स्टार्ट की। मैं उस इनॉग्रेशन में मौजूद था, वहां पर शहबाज शरीफ साहब जब आए और वो सारी मामला हुआ, लोग मजाक कर रहे थे। आज हमने 13 लाख इमरजेंसीज पे शहरों में रिस्पॉन्ड किया विद एन एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 4 मिनट, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटेड। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हमने पाकिस्तान में इसी सिस्टम में से जिसको हम कोसते हुए नहीं थकते। सर, कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ब्यूरोक्रेट को बहुत ओवर रेट कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यार दे आर द पीपल हु कैन मेक पाकिस्तान, हु कैन ब्रेक पाकिस्तान। ये वो लोग हैं। आज वो 70 की दहाई वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं मिलती, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहता, पॉलिटिकल फैसले हैं, सियासतदान करेंगे, ब्यूरोक्रेट पीछे हाथ बांध कर खड़ा होगा। इस सारे सिस्टम में जिस वक्त आपने ये चीजें स्टार्ट की थी, और वो बर्डवुड रोड वाला कमरा, और फिर उसके बाद परलास तबल जो है, आज माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमीज हैं, क्या आपको नहीं लगा था कि यार ये गवर्नमेंट चली जाएगी परवेज इलाही की, उसके बाद वाली कोई गवर्नमेंट आएगी, मेरे साथ क्या होगा, इस डिपार्टमेंट के साथ क्या होगा, कहीं ये सिविल डिफेंस तो नहीं बन जाएगा? देखिए, इंसान इन्हीं खौफ और इन्हीं चीज़ों की वजह से अपना काम नहीं रोक सकता। हमारा सिर्फ एक मिशन था, ना वो सियासी मिशन था, ना वो कुछ और था, हमने ज़िंदगियाँ बचानी थी, और ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ऐसा निज़ाम बना था। वहाँ पे हम ये नहीं पूछते आप किस सियासी पार्टी से हैं, कौन है, अमीर हैं, गरीब हैं। 99% लोग जिनकी हम मदद करते हैं वो गरीब। सर, हमसाये तो डराते हैं ना, साथी ब्यूरोक्रेट्स जो साथ जो है वो है सिस्टम। यानी हमने प्रोफेशनल, मैंने आके अपना काम किया और मैं अपने काम पे ही फोकस रहना चाहता हूँ। वेरी गुड। और आज अगर हमारी एफर्ट है जहाँ पे आज हमने लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को एक बुनियादी हक फराहम किया है कि इमरजेंसी में वो 1 नंबर डायल करें, उनको बर वक्त मदद मिल सके, तो वो आज पंजाब में हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में हो गया है, गिलगित बल्तिस्तान में हो गया है, अभी अल्लाह करे इंशाल्लाह सिंध और बलूचिस्तान में भी सिस्टम बन जाता है। सिंध के साथ मेरे ख्याल से आपकी बात भी किसी लेवल पर चल रही है। ट्रेन करके हम लोग भेज रहे हैं, अब उनको कानून साजी की ज़रूरत है और निज़ाम को जो है इफेक्टिवली इन प्लेस करना है। उनका स्कैटर्ड चल रहा है, अभी एम्बुलेंस अलहदा है दूसरा, बट अल्लाह करे और इसी तरह बलूचिस्तान में भी कुछ MERC प्रोजेक्ट और वो हुआ है, वहाँ पे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस बन जाए ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो ले ना हो कि जी मैं फलाना डील नहीं करता, आप इस नंबर पर डायल करें, बल्कि जब एक नंबर पर डायल करें तो उनकी इमरजेंसी हमारी इमरजेंसी बन जाए और उनकी मदद कर बड़ी सकें। बात है। अल्लाह ताला देखिए, सैलाब हर चैलेंज में अल्लाह का शुक्र है कि 2010 में जब सैलाब आया, हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं था, हमने अभी फायर सर्विस शुरू की थी। उसी वक्त चंद दिनों के अंदर अंदर हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, जो मुझे जहां से किश्ती मिली हमने, और सबसे बड़ा ऑपरेशन हमने पूरा 2010 के फ्लड्स बगैर रिसोर्स के वहां से, और ये सारा बोरोड रिसोर्स। 2 मोमेंट समझना चाहूंगा। पहला मोमेंट मेरे लिए बड़ी तकलीफ का, मैं उस वक्त क्लास में था, आई वाज इन स्कूल जिस टाइम ये अर्थक्वेक आया 2005 वाला। 2004 में आप रेस्क्यू स्टार्ट कर चुके हुए थे, आप 91-92 से रौला डाल रहे थे, आप प्रेजेंटेशंस भी दे रहे थे, इतने साल ज़ाया हुए, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, आपके आने के ठीक साल बाद जलजला आ जाता है। वो मोमेंट आप पर कितना मुश्किल था, और उसको समझाना कि जो बात मैं कहता था, और 2010 वाला फ्लड जो है, क्योंकि उस टाइम भी आप तैयार नहीं थे लेकिन करना पड़ा सारा कुछ, ये 2 मोमेंट समझ। 2001 साल हो गया, उसी वक्त फौरन जैसे हमें पता चला, हम सिर्फ 14 एम्बुलेंसेज थी और लाहौर शहर में थे, मैं फौरन टीम लेके वहाँ पे इस्लामाबाद चले गए, और वो जो मैंने मोमेंट्स देखी हैं, एक बेबसी थी, किसी के पास कटिंग इक्विपमेंट नहीं था, बाहर से टीमें आ रही थी, एक कोई असिस्टेंट कमिश्नर था, उनकी किस तरह जो कुछ लोगों के हमें हाथ काट के किस तरह निकालना पड़ा, कुछ की किस तरह से वो हालात, यानी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी जान बचाई जाए, ऑर्गन। अभी हमें ये नहीं पता था ऊपर क्या हो गया है, जो पहाड़ों में क्या हो गया है, बालाकोट में क्या हो गया है, और बाकी सारे जो शहर बाग में ये जो शहर सारे मुतासिर थे, अभी ये उसकी इन्फॉर्मेशन और 24 से 48 घंटे बाद आनी शुरू हुई कि वहाँ पे क्या हुआ।
तो आप सोच नहीं सकते। और मुझे तब मैंने इरादा कर लिया था कि आज ये टीमें आई हैं, कल को इंशाल्लाह हमारी टीम बाहर जाएगी। और एक साल बाद हमने पहली डिज़ास्टर रिस्पांस टीम बनाई थी, एक साल बाद पूरे। अगला जब 8 अक्टूबर 2006 हुआ तो उस दिन हमने पहली डिज़ास्टर रिस्पांस टीम का जो इफ्तिताह किया। अल्लाह ताला आपके हाथ वहाँ से और ना सिर्फ आगाज़ करने के बाद हमने कहा कि हमने अब इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी अचीव करना है। हम लगे रहे, हमने 36 अपने सारे शहरों के अंदर छोटी टीम्स बनाई, फिर हमने यूएन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू किया। 2015 के हमें यूएन की रजिस्ट्रेशन मिलती है। 3 से 4 साल आके वो हमारे सारे निज़ाम, प्रोसेसेस और एक एक चीज़ देखते हैं, और फाइनली अक्टूबर 2019 में हम पहली टीम बनते हैं जनूबी एशिया में, जो हमारे बहुत नेबरिंग ममालिक को बहुत तकलीफ थी जिसके ऊपर, लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है कि 2019 के अंदर पाकिस्तान की जो हमारी पाकिस्तान रेस्क्यू टीम थी इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी की, दैट बिकेम द फर्स्ट टीम to get United Nations INSARAG certification. More power to you जी। और मैं आज के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद एक बार फिर से बताता जाऊँ कि रमज़ानुल मुबारक है, हम तमाम लोग अल्लाह ताला तौफीक देते हैं तो रोज़ा रखते हैं। दे आर द हीरोज़, दे आर द पीपल हु आर सेविंग द नेशन। ये सेवियर्स हैं कौम के। जब आप मुश्किल में जाते हैं, जब आप तकलीफ़ में जाते हैं, जब आप परेशानी में जाते हैं, तो कौन सा नंबर आपके जहन में पहला आता है? 1122। वालिदा प्रॉब्लम में हो, वालिद, बेटा, बहन, भाई, बीवी, यानी ये आपके घर का हिस्सा है। तो जब इनको देखें, इनके लिए दुआ ज़रूर किया करें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।